वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्षेत्र। तो हम कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं? इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग का यूनिट 1 का ये 5th पार्ट होने वाला है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्षेत्र है क्या, इसका मतलब क्या हुआ। इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, आप मार्केटिंग कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके लिए आप क्या क्या कार्य कर सकते हो वो उसके क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है, आपको पता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो देखो, पहला है निर्यात विपणन करना। निर्यात विपणन का मतलब क्या हुआ, अपने देश की वस्तु को जब कोई संस्था क्या करती है, अपने देश से अन्य देशों को अपनी उत्पाद को क्या करती है, भेजती है, निर्यात करती है, तो क्या कहलाती है, वो निर्यात विपणन कहलाती है। और ये अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है, विदेशों में शाखाओं की स्थापना। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग के क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम देखें तो उसके क्षेत्र के अंतर्गत विदेशों में शाखाओं की स्थापना भी आती है ना। तो कैसे विदेशों में शाखाएं खोल रहे हैं, क्यों खोल रहे हैं, अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए। ठीक है, तो एक तो हो सकता है कि हम क्या करें, अपने घरेलू उत्पाद का प्रयोग करें, अपने घरेलू उत्पाद को मंगाएं, वहाँ वहीं पैक करें और उसको वहीं सेल करें, होगा। और एक तो ये हो सकता है कि विदेशों में जो संस्थाएं है ना, शाखाएं ओपन की गई हैं, क्या करें हम, वहीं उसको बनाएं और वहीं पैक करें और वहीं सेल करें। तो ये हो सकता है, दो प्रकार के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र में शाखाओं की स्थापना की जाती हैं और ये शाखाएं विदेशों में खोली जाती हैं। ये शाखाएं सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे जो भारी मात्रा में अपने घरेलू मुख्यालय से उत्पादों को प्राप्त कर उन्हें उस देश की मांग के अनुसार पैकेजों में पैक करती हैं। ठीक है, अपने देश से वो वस्तुएं मंगा रही है, उसको पैक कर रही है और जहाँ वो शाखा खोली गई है वहाँ के मांग के अनुसार क्या कर रहे हैं, उसको हम सेल कर रहे हैं, बाज़ारों में बेचने के लिए भेज देती है। दूसरी क्या है, दूसरी शाखाएं इस प्रकार की होती हैं जो वस्तु या उत्पाद को उसी देश में बनाती हैं और पैक कर बेचती हैं। इस प्रकार की शाखाएं स्थापित करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। अगर आपको क्या करना है, वही वस्तुएं बनानी है, वहीं पैक करनी है और वहीं बेचना है, तो उसके लिए पूंजी चाहिए। तो भारी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही इन शाखाओं के लिए योग्य एवं चतुर विक्रेताओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि विदेशों में अपनी वस्तुओं को बेचना है ना, क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिन होता है ना। इसीलिए क्या है, एक योग्य और चतुर विक्रेता की आवश्यकता पड़ती है, जो वहाँ के लोगों को समझे, उन्हें अपनी वस्तुओं के बारे में बता पाए और उन्हें क्या कर पाए, विक्रय कर पाए वस्तुओं को। इसके लिए क्या चाहिए, योग्य और चतुर विक्रेता चाहिए। तीसरा है संयुक्त साहस एवं सहयोग। संयुक्त साहस का मतलब क्या है, साथ मिलकर कार्य करना। तो देखो इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र में संयुक्त साहस या संयुक्त सहयोग आजकल काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। इसमें एक कंपनी विदेश में वहाँ के उद्योगपति या उद्योगपतियों से मिलकर क्या करती है, उसी देश में वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ कर देती है। मतलब कोई कंपनी क्या है, विदेश में जाती है, वहीं की कंपनी से मिलके क्या कर रही है, वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। और ये एक प्रकार से साझेदारी है, पार्टनरशिप बोल सकते हैं हम इसको। इसमें संयुक्त साहस का पृथक कानूनी अस्तित्व होता है, जिसका प्रबंध देशी एवं विदेशी उद्योगपति मिलकर करते हैं। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि हमारे देश का कोई संस्था है ना, वो विदेश में गया और वहाँ की जो संस्था है उससे मिलके क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का निर्माण प्रारंभ कर दिए। तो हो गया आपका संयुक्त साहस एवं सहयोग। अब देखते हैं विशेषाधिकार। तो विशेषाधिकार भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कैसे, देखो, विशेषाधिकार एक प्रकार का क्या है, अनुज्ञा पत्र अर्थात लाइसेंस हम बोल सकते हैं, जिसमें विशेषाधिकार देने वाला वस्तुओं का एक प्रमाप, पैकेज, तंत्र और प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करता है। और विशेषाधिकार प्राप्त करने वाला बाजार ज्ञान, पूंजी तथा व्यक्तिगत रूप से प्रबंध में शामिल होता है। इस प्रकार इसमें निर्यात करने वाला वस्तु को बनाने की प्रबंध की सेवाएं प्रदान करता है, जबकि आयातित फर्म क्या है, पूंजी, स्थानीय ज्ञान व निर्माण का प्रबंध कर विक्रय करती है। और इससे निर्यात करने वाली फर्म के ब्रांड का विक्रय अन्य देशों में क्या होता है, स्थानीय फर्मों द्वारा किया जाता है। तो ये है विशेषाधिकार। अब देखते हैं विदेशी प्रतिनिधि की नियुक्ति। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत विदेशी प्रतिनिधि की नियुक्ति क्या है, तो क्या होता क्या है, देखो, जैसे हमारे देश में कोई वस्तुएं हम बना रहे हैं, उसको हमें विदेशों में क्या करना है, बेचना है, लेकिन हमको वहाँ का ज्ञान नहीं है कि वहाँ के
जो उपभोक्ता है ना, वस्तुओं की मांग कैसी है, कीमत क्या होना चाहिए, किस प्रकार की वस्तुएं वो पसंद करते हैं, ये हमको नहीं पता, लेकिन वहाँ के लोगों को तो पता है ना। तो वहाँ के लोगों से क्या करते हैं हम, प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। एक व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं और अपनी वस्तुओं को उसको भेजते हैं और वो क्या करता है, उसे मार्केट में ले जाके बेचने का काम करता है। तो यही इसमें दिया गया है कि विदेशी प्रतिनिधि की नियुक्ति भी इंटरनेशनल मार्केटिंग के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कैसे, अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र में विदेशी प्रतिनिधि भी आते हैं। यह विदेशी प्रतिनिधि एक निर्यातक नियुक्त करता है। ऐसा सामान्यतः उस समय किया जाता है जब मांग में घटत बढ़त, मतलब घटती बढ़ती रहती है ना मांग, तब होता है। ये विदेशी प्रतिनिधि निर्यातक द्वारा, मतलब जो सामान भेज रहे हैं ना, उनके द्वारा भेजे गए माल का विक्रय करता है। अगर कोई देश क्या कर रहे हैं, विदेशी प्रतिनिधि नियुक्त किए हुए हैं और अपने वस्तुओं को वहाँ भेज रहे हैं, किसके पास, विदेशी प्रतिनिधि के पास, तो क्या होगा, वो उस माल का विक्रय करता है। तदुपरांत विक्रय राशि में से जो भी पैसा उसको मिलेगा सामान को बेचने के बाद, उससे वो पहले अपना पारिश्रमिक, अपने खर्च काटेगा और फिर शेष राशि जो है वो निर्यातक देश को भेज देता है। मतलब जहाँ से सामान आया था उनको वो पैसा लौटा देता है। अब देखो, परामर्श सेवाएं प्रदान करना, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत क्या आता है, परामर्श सेवाएं प्रदान करना भी शामिल होता है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र में परामर्श सेवाएं भी आती हैं। सामान्यतः विकसित देश की फर्में क्या करती हैं, जो विकसित देश है वो अविकसित देशों की फर्मों को क्या करेगा, परामर्श देने का काम करेगा। तो यही इसमें बताया गया है कि सामान्यतः विकसित देश की फर्में अविकसित देशों की फर्मों को उनके देश में उद्योग सेवाओं की स्थापना के लिए अपने परामर्शदाता भेज देती है, जो मौके पर इनका मार्गदर्शन करते हैं और जब काम पूरा हो जाता है तो वे लौट आते हैं और इस कार्य के लिए सेवा देने वाली फर्मों को पारिश्रमिक मिलता है। मतलब जो ऐसा करती है ना, उनको पारिश्रमिक भी मिलता है, जो सेवा प्रारंभ करने से पूर्व ही दोनों फर्में तय कर लेती हैं। अब देखो, 7वां पॉइंट क्या है हमारा, तकनीकी एवं प्रबंधकीय ज्ञान देना। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत हम देखें तो तकनीकी और प्रबंधकीय ज्ञान देना भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाएं भी शामिल की जाती है। इसमें निर्यातक देश आयातक देशों में अपने तकनीकी एवं प्रबंधकीय विशेषज्ञों को भेजता है और जब उस देश में इसका कार्य हो जाता है तो वे निर्यातक देश लौट आते हैं और ये एक प्रकार से परामर्श सेवाओं का ही रूप है। तो क्या है, इसमें जो निर्यातक देश है जो सामान भेज रहा है और जिस देश में वो भेज रहा है तो वहाँ एक विशेषज्ञ को भेज देगा, है ना, और वो क्या करेगा, वो उसको परामर्श देगा, तकनीकी ज्ञान उसको देगा कि वस्तु को कैसे बेचनी है, क्या क्या चीज़ यूज़ करना है आपको, ये सब ज्ञान देने के बाद वो वापस लौट आता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, परामर्श सेवाओं का ही एक रूप है। तो ये आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र। इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और आगे हम देखेंगे निर्यात विपणन, अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अंतर क्या है। ठीक है, अभी तो हमने अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र में निर्यात विपणन को पढ़ा है, लेकिन अब हम देखेंगे कि निर्यात विपणन और अंतर्राष्ट्रीय विपणन का दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना।